नमस्कार। न्यूज T20 देखने वाले सभी दर्शकों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए रोचक तथ्यों की कड़ी में आज की एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जी हां, ये वही दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है जो कि दुर्ग जिले के नाम से मशहूर है और दुर्ग जिला अस्तित्व में आता है 1906 में। जी हां, लगभग 118 वर्ष हो चुके हैं दुर्ग जिले को बने हुए। काफी विस्तृत ये जिला होता था, जिसमें राजनांदगांव जिला भी शामिल होता था, कबीरधाम जिला भी शामिल होता था, सारे जिले शामिल होते थे और 1906 से ये दुर्ग जिला अस्तित्व में आया है। अब अगर हम बात करें दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की, तो ये 1952 से अस्तित्व में आया है। अगर 1952 से लेके अभी तक का हम पूरा आंकड़ा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का जनता के सामने रखें तो 1952 से 1977 तक यहां पर कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा है। कांग्रेस ने 1952 से 1977 तक लगातार इस लोकसभा क्षेत्र में, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में अपनी जीत का परचम लहराया है। 1977 में, जैसा कि कुछ बुजुर्ग हैं उन्हें तो याद होगा, लेकिन कुछ युवा हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू की गई थी। उस इमरजेंसी के बाद 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब बाजी पलट गई थी और कांग्रेस को पूरे भारतवर्ष में हार का सामना करना पड़ा था और जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। उसी तरह से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में भी पहली बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और यहां पर 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब हम आ जाते हैं वर्ष 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में। तो जिस प्रकार से 1977 में दुर्ग लोकसभा सीट जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पुनः यहां पर अपनी जीत का परचम लहरा देती है। 1980 के बाद एक साल आता है 1989, 1989, जब पूरे देश में 1989 में, आप सभी को याद होगा कि 1989 के दौरान मंडल आयोग की आग पूरे देश में फैली हुई थी और इस मुद्दे ने काफी, खासकर युवा वर्ग को काफी प्रभावित किया था और देश भर में जनता दल नामक नवगठित पार्टी थी, उन्होंने बहुत भारी जीत दर्ज की थी। उसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा सीट से भी पुरुषोत्तम कौशिक 1989 में जनता दल की सीट से लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की। 1989 के बाद मात्र 2 साल बाद ही जब चुनाव होता है 1991 में, तो कांग्रेस अपनी जबरदस्त वापसी करती है और दुर्ग लोकसभा सीट पर पुनः कब्जा जमा लेती है। 1991 से 1996 तक यहां पे कांग्रेस का कब्जा रहता है, लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतारती है एक ऐसे नेता को जो लगातार फिर 2004 तक, 1996 से 2004 तक लगातार यहां के सांसद रहे हैं। जी हां, उनका नाम था स्वर्गीय ताराचंद साहू जी। बिल्कुल युवा थे और उन्हें पार्टी ने पहली बार मौका दिया और उन्होंने पहली बार में ही जीत दर्ज की 1996 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद लगातार 2004 तक ये यहां पर सांसद रहे। अब अगर हम आ जाते हैं यहाँ की आबादी के बारे में, तो यहाँ पर आबादी के लिहाज से लगभग 25,30,000 समथिंग कुछ यहाँ की टोटल आबादी है, जिसमें से अगर हम ग्रामीण आबादी की बात करें तो ये 53% में बसाहट है इनकी ग्रामीण क्षेत्र की, और शहरी आबादी है यहाँ पर लगभग 47%। अनुसूचित जाति की बात करो तो मात्र 15% यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की आबादी है। अनुसूचित जाति की, माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो मात्र 5% यहाँ पर इनकी आबादी है। और वही सामान्य और ओबीसी वर्ग को अगर तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो ये 80% आबादी सामान्य वर्ग की और ओबीसी वर्ग की आती है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद के हुए लोकसभा चुनावों की बात करें तो बेहद ही रोचक चुनाव हुए हैं, जिसमें से अभी तक 4 चुनाव हो चुके हैं। पहला 2004, 2009, 2014 और 2019 के। 2004 में ताराचंद साहू को भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार 1996 से जीतते चले आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया और
ताराचंद साहू को अपना प्रत्याशी बनाया। इनके अगेंस्ट में उस समय कांग्रेस ने बेहद ही कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राजनांदगांव लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल। जी हां, भूपेश बघेल को इन्होंने, कांग्रेस ने चुनाव में उतारा था। बेहद ही कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन जैसा कि विजय क्रम 1996 से ताराचंद साहू चला रहे थे, वो 2004 में भी वो कायम रखते हैं और 9,954 मतों से कांग्रेस के भूपेश बघेल को वे हराकर 2004 में लोकसभा की सीट, दुर्ग की सीट जीत जाते हैं। अब आता है 2009। इस बार 2009 में परिस्थितियां पूरी बदली हुई थी, क्योंकि यहां पर ताराचंद साहू ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर ली थी और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन कर लिया था और वो एक निर्दलीय के रूप में, माफ कीजिएगा, उनकी अपनी जो उन्होंने पार्टी गठित की थी, उस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने ताल ठोकी थी इस चुनाव में। वहीं कांग्रेस ने इस बार बेहद ही कद्दावर नेता को, जिनका काफी बड़ा योगदान रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, प्रदीप चौबे को मैदान में उतारा था और भारतीय जनता पार्टी ने इन दो कद्दावर नेताओं के बीच में एक ऐसी स्त्री को उतारा था जो पहले दुर्ग शहर की महापौर रह चुकी थी और उसके बाद वो 2008 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पे उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा चुनाव लड़के बाकायदा जीता था और विधायक भी थी। हम बात कर रहे हैं सरोज पांडे की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के चुनाव में उतारा था। 2009 के इस त्रिकोणीय मुकाबले में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई थी और एक समय ऐसा लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं ताराचंद साहू इन दोनों राष्ट्रीयकृत दलों को, जो कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से अपना, इन्होंने जो नवगठित पार्टी बनाई थी, इससे अपना इन्होंने दावेदारी की थी और चुनाव मैदान में उतरे थे, ये कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अंतोगत्वा जब यहां पर रिजल्ट आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे कुछ चंद मतों से यहां पर जीत दर्ज कर लेती हैं। अगर हम 2009 के सभी प्रत्याशियों को, खासकर ये जो दो राष्ट्रीयकृत दल और एक छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के ताराचंद साहू को मिले मतों की बात करें तो आप देखेंगे बड़ा आश्चर्यजनक, मतलब जनता ने उस वक्त किस तरह से मत दिया था अपना, ये आज भी बड़ा रोचक लगता है कि सरोज पांडे जो भाजपा की थी, इन्हें 2,83,170 मत मिलता है, तो कांग्रेस के प्रदीप चौबे को 2,73,216 मत मिलते हैं। अब अगर बात करें ताराचंद साहू जी की, जिन्होंने नवगठित पार्टी बनाई थी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, तो इन्हें भी 2,61,879 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हैं और इन्हें इन पे विश्वास जताते हैं और अंत में सरोज पांडे 9,954 के मामूली मतों के अंतर से यहां पर जीत दर्ज कर लेती हैं। अब आता है वर्ष 2014, जब ऐसा कहा जा रहा था कि पूरे भारतवर्ष में मोदी की लहर चल रही, मोदी मैजिक चल रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे को पुनः टिकट दिया 2014 के लोकसभा चुनाव में दुर्ग से और इनके सामने इस बार थे ताम्रध्वज साहू, वो ताम्रध्वज साहू जो लगातार 3 बार विधायक रह चुके थे और लगातार उन्होंने जीत दर्ज की थी। इन्हें कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा। मोदी मैजिक दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में इस बार काम नहीं आया और जनता ने 2009 की जीती हुई प्रत्याशी सरोज पांडे को सिरे से नकार दिया और ताम्रध्वज साहू पर अपना भरोसा जताया। इस प्रकार से ताम्रध्वज साहू ने 2014 का दुर्ग लोकसभा चुनाव जीत के यहां से वे सांसद बने और इनकी जीत का जो अंतर था वो भी कम नहीं था, लगभग 16,848 मतों से ताम्रध्वज साहू ने सरोज पांडे के ऊपर जीत दर्ज की। अब आ जाते हैं वर्ष 2019 पर, तो 2019 का चुनाव इस मायने में याद किया जाता रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये पहली बार दुर्ग लोकसभा सीट में ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी मार्जिन से कोई प्रत्याशी यहां पर जीत दर्ज करता है। जी हां, 2019 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक समय के पाटन के विधायक रह चुके विजय बघेल को यहां से चुनाव मैदान में उतारा था और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर को यहां से मैदान में उतारा था। अब चुनाव होता है और मतदान के बाद जब मतगणना होती है तो आप
यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि विजय बघेल, भाजपा के विजय बघेल कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को 3,91,973 मतों से, जी हां 3,91,373 मतों से कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को हरा देते हैं, रिकॉर्ड मतों से हरा देते हैं। और अब तक का 1952 से लेकर 2019 तक का अगर पूरा का पूरा लोकसभा का रिकॉर्ड उठा के देखें तो इतनी बड़ी जीत किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने यहां इस दुर्ग लोकसभा सीट से कभी हासिल नहीं की। अब आ जाता है वर्ष 2024, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पुनः विजय बघेल, जो कि रिकॉर्ड मतों से 2019 में जीत दर्ज करते हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र साहू नाम के एक युवा चेहरे को यहां पर मैदान में उतारा है। राजेंद्र साहू भी काफी प्रचलित नाम है, और चूंकि यहां पर सामान्य और ओबीसी वर्ग का दुर्ग लोकसभा सीट में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे में देखना होगा कि कुर्मी वर्सेस साहू का ये जो मुकाबला है ये कैसा रहेगा। और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, लगभग 19 लाख जो मतदाता हैं, 19 लाख मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करते हैं, या फिर एक बार पुनः कांग्रेस दुर्ग लोकसभा सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगी। आप बने रहिए न्यूज T20 के साथ, और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं, और क्या रोचक तथ्य आप जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप जरूर बताएं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।